गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, जैसे हम स्टार्टिंग किया था मैंने यहाँ पे कि जनवरी का करंट अफेयर, तो अभी भी गाइस मैं किस पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि गाइस जनवरी 2020 का करंट अफेयर, और लेकिन इस बार हम क्या है यहाँ पे भाग सेकंड गाइस। ठीक, चलिए तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ बच्चे कि अभी हाल ही में प्रश्न ये आएगा कि किस देश ने कोरल रीफ के प्रदूषण के लिए अपने देश में सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया। क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में किस देश ने कोरल रीफ को दूषित होने से बचाने के लिए अपने देश में सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है गाइस, तो वो जो देश है ना वो है बच्चे पलाऊ देश। तो क्या पूछा गया वहां पे कि कोरल रीफ तो कोरल रीफ्स को क्या करने के लिए बच्चों, प्रदूषण से बचाने के लिए क्या किया गया बच्चों, अपने देश में क्या किया इसने सन स्क्रीन पर प्रतिबंध। तो अब ये प्रश्न कैसा है, प्रश्न ये है कि भाई हाल ही में किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषण से बचाने के लिए सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाए। तो आपसे उस देश का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो उस देश का नाम है पलाऊ। यानी कि पलाऊ एक देश है जिसने अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया है सनस्क्रीन पर, फॉर दैट इज कोरल रीफ की वजह से। अब आप पूछे सर ये कोरल रीफ एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, मैं आपको एक नॉर्मल चीज समझा दूं पहले। चलिए हम बात करें, सबसे पहले समझा रहा हूं यहाँ पे किस चीज पे। सर ये कोरल रीफ है क्या एक्चुअली। ठीक, देखिए गाइस, कोरल रीफ के बारे में अगर आपने जर्नली समझना है तो कोरल रीफ ऐसा मान लीजिए, इसको हम जर्नली क्या बोलते हैं, प्रवाल शेल श्रेणियां बढ़ा सकता है कहीं पे। ठीक है, चलिए ऐसा समझ लीजिए। और एक्चुअली क्या होते हैं ये आप समझ लीजिए, जैसा मान लो कि जर्नली पहले होता कहाँ पर है ये समझ लीजिए, उससे हमको समझ में आ जाए एक्चुअली होता क्या है और कहाँ पर होता है। मुख्य रूप से पाया जाएगा प्रशांत महासागर में। कहाँ पे पाया जाता है ये, प्रशांत महासागर। अगर आपसे प्रश्न आ जाए भी कोरल रीफ ज्यादातर कहाँ पर, ये जो आपके प्रवाल भित्ति है, एक लफ्ज और आता है बच्चों इसके लिए, क्या वर्ड आता है यहाँ पे, प्रवाल भित्ति। इसके लिए एक लफ्ज और आ जाएगा आपका प्रवाल भित्ति। तो आपसे यदि ये पूछा जाए साहब कि प्रवाल भित्ति ज्यादातर कहाँ पर पाई जाती है, तो प्रवाल भित्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है बच्चों कहाँ पे, प्रशांत महासागर में। बात समझ में आ गई यहाँ से। चलिए अब ये प्रवाल होते क्या हैं ये जान लीजिए। तो जर्नली क्या होते हैं ना बच्चे, ये एल्गी हैं। क्या है ये, एल्गी। सेवाल जो वर्ड लिखा है एल्गी है। ठीक, और कहाँ पर होते हैं जर्नली ये, तो बच्चों याद रख लेंगे उथले जलवो सागरों में। यानी कि कहने का मतलब यहाँ से ये है, ऐसे क्षेत्रों में ज्यादातर पाए जाएंगे जहाँ का जो पानी हो उथला वगैरह होना चाहिए। ठीक है गाइस। दूसरा स्टेटमेंट अगर मैं बात करूं कि किस चीज के बने होते हैं जर्नली, निर्माण किस चीज से होता है इनका, किसका, प्रवाल का, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं। किसके बने हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, ये कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। ठीक है, अब ऐसा मान लो किस ओशियन में, कहां पे, मान लो ये है आपका समुद्र है। ठीक है गाइस, इसी समुद्र में से क्या होगा कि यहां पर आपके होंगे क्या, ये प्रवाल हैं, ये प्रवाल हो गए। ठीक है, तो पहला चीज, एक तो चीज याद रख लो, क्वेश्चन ये आता कि प्रवालों में आपका प्रजनन कैसा होता है।
सर प्रवालों में जो प्रजनन होता है बच्चों, ये बर्डिंग प्रजनन होता है, जिसको आप हिंदी में कहेंगे मुकुलन, या फिर आप कह सकते एक तरह से अंडों से इनका प्रजनन होता है। सर ये मुकुलन का मतलब, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कि ये कोई आपका एनिमल है, इसके ऊपर यहाँ पे छोटा सा साइड में क्या हो गया, मान लीजिए एक गांठ टाइप की निकल कर आ गई, बाद में जब ये बॉडी, इस बॉडी से गांठ अलग हो जाएगी और ये नया लिविंग बन जाएगा, ऐसे को बोला जाता है बर्डिंग या मुकुलन प्रजनन। यानी कि ये एक मतलब क्या होता है कि ये वाला प्रवाल इसी प्रवाल से इसका निर्माण हुआ होगा। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ से? और किस चीज़ के, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। उसके बाद में क्या होते हैं बच्चे, ये ज़्यादातर मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में क्या होते हैं, ये मर जाते हैं, और मरने के बाद ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ये ऊपर उठने लगते हैं। इस तरह से क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका चट्टान भी बन जाएगी इनके इससे, ठीक है। जनरली इनमें और पाया क्या जाता है, चूना पत्थर। अगर किसी को यहाँ से मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा, तो आप सिंपल ये बात समझना, पहला स्टेटमेंट करंट अफेयर से रिलेटेड ये है कि हाल ही में किस देश ने, यानी कि जनवरी 2020 में किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए अपने देश में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया, तो वो कौन सा देश है बच्चों, वो है पलाओ। अब आपने दूसरा चीज ये, भाई कोरल रीफ क्या होते हैं, भाई कोरल रीफ क्या है, ये प्रवाल हैं। कोरल रीफ क्या होते हैं, प्रवाल, इन्हीं को हम प्रवाल भित्तीय श्रेणियां भी कहते हैं। भित्ति का मतलब रीफ्स यानी कि भित्ति श्रेणी, ठीक है। ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं ये, सर प्रशांत महासागर में, और भी जगह पाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पाए जाएंगे ये, कि सर प्रवाल कहाँ पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागरों में भी, फिर सागर में कहाँ पर होते हैं, उतले जल सागर में होते हैं, जिनको मतलब जो उतले होंगे। और जनरली इनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है किस चीज का, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रवालों के ऊपर, ये प्रश्न पूछा जा चुका ऑलरेडी, कि इसमें क्या होता है, इसके सर इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के कवर्स होते हैं, और जब ये आपके मतलब डिस्ट्रॉय, नष्ट होने के बाद में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और उनसे किसका निर्माण हो जाता है बच्चों, चूना पत्थर का। ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रवालों में प्रजनन कैसा होता है, तो प्रवालों में जो प्रजनन होता है बच्चों, वो मुकुलन प्रजनन होता है, यानी कि बर्डिंग रिप्रोडक्शन होता है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए गाइस, तो ये था किसके रेफरेंस में, ये प्रवाल के रेफरेंस में था। अभी थोड़ी सी बात समझ लीजिए किसके बारे में, पलाऊ के बारे में। पहली चीज आपको ये पता, पलाऊ क्या है बच्चों, ये एक देश है। पलाऊ क्या है, एक कंट्री है, वो भी कैसा कंट्री है, ये आपका द्वीपीय देश है, यानी कि एक आइलैंड कंट्री है। कैसा है बच्चों, ये एक आइलैंड कंट्री है, आइलैंड कंट्री। इसका टोटल अगर मैं एरिया की बात करूं तो बच्चे इसका कुल जो क्षेत्रफल है ना, वो 559 वर्ग किलोमीटर, मात्र इतना छोटा सा देश है ये, ठीक। और इसकी राजधानी क्या है, अगर मैं इसकी राजधानी की बच्चे बात करूं, नगमेरू लमूड, ये है इसकी राजधानी, नगरेलू मूड, इसकी ये राजधानी हो गई। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं टॉमी रेमेंगे, बड़े टफ नाम है, साउ, ठीक। ये वहाँ के वो हैं। बात समझ में आ गई? मैं आपको एक एग्जाम्स का बताता हूँ बच्चे। एक एग्जाम में पूछा गया था, बहुत पहले का, सिविल लेवल का था, उसमें पूछा गया था एक्चुअली ये पलाऊ है कहाँ पे, इसकी मतलब अगर आपसे लोकेशन पूछा जाए किसके बारे में, पलाऊ के बारे में, तो बच्चे याद रखें यहाँ पे है फिलीपींस। यहाँ पर क्या है, फिलीपींस। फिलीपींस, तो फिलीपींस के कौन सी डायरेक्शन में, साउथ पूर्व, यानी कि आपका दक्षिण पूर्व में है। और इसके इधर डायरेक्शन में क्या पाया जाता है बच्चों, पापुआ न्यू गिनी, या फिर आप ये कह दो जनरली ये कहाँ पर है बच्चों, ये आपका पड़ता है प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास, प्रशांत महासागर में है ये। और वो भी किसके पास में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पास में। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए गई, तो आपने एक चीज़ सीख लिया यहाँ पे कोरल रीफ के बारे में कि साहब के जो कोरल रीफ है, तो सर कोरल रीफ के का जो प्रदूषण हो रहा है उसको बचाने के लिए पलाऊ ने सनस्क्रीन पर क्या लगा दिया बच्चों, प्रतिबंध, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
अगर बच्चे मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, पॉइंट नंबर 2, तो अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट, ये देखिए क्या लिखा मैंने, बिहार गवर्नमेंट। तो बच्चों बिहार गवर्नमेंट में क्या किया गया है, अरुण जेटली की जयंती पर, कब बिहार सरकार ने क्या किया, अरुण जेटली की जयंती, और कब आती है बच्चों, ये 28 दिसंबर को आती है। तो बिहार सरकार ने अरुण जेटली की जो जयंती है ना, उस जयंती को बच्चों राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया। बात समझ आ गई यहाँ से। तो प्रश्न पूछा जा सकता है हाल में किस राज्य सरकार ने अरुण जेटली की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है, तो वो बिहार सरकार ने, ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे बात कर लेंगे बच्चे। पॉइंट नंबर 3 में आपसे पूछा जा सकता है अभी हाल ही में क्या किया गया, क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, सीडीएस का मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस, आपका डिफेंस स्टाफ, यानी कि इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं आप, रक्षा प्रमुख। ठीक है गाइस। तो अभी प्रश्न यहां से क्या पूछे जा सकता है, ये पूछे जा सकता है कि हाल ही में रक्षा प्रमुख जो आपका ये नया पोस्ट है बच्चे, अभी हाल ही में ये जो पद है इसको कब सृजित किया गया आपको पता है? सृजित कैसे लिखेंगे, सृजित। तो इस पोस्ट को भी हाल ही में सृजित किया गया था, कब किया गया था अगर आपको याद होगा, 24 दिसंबर 2019 को ये पद सृजित किया गया है। यानी कि एक नया पद शुरू हुआ है किसका, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि रक्षा प्रमुख का। ठीक है गाइस, कब, 24 दिसंबर 2019 को। तो प्रश्न यहां से ये है कि जो रक्षा प्रमुख, जो भी इस पोस्ट, जो रक्षा प्रमुख है, इसकी रिटायरमेंट की एज कितना होगी, यानी कि सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति आयु कितनी कर दी गई है। तो बच्चों ये एज कर दी गई है यहाँ पे 65 ईयर्स। कितना कर दी गई, 65 ईयर्स कर दी गई। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अभी हाल ही में इसकी आयु को कितना कर दिया गया कि इस पद पर जो भी व्यक्ति होगा वो कितने समय तक रह सकता है, 65 एज तक। और पहले रक्षा प्रमुख भारत के किसको बनाया गया, ये प्रश्न आएगा आपसे। देखिए बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि भारत के पहले रक्षा प्रमुख किसको बनाया गया, तो जनरल बिपिन रावत को बनाया गया। जनरल बिपिन रावत कब बनाया गया था इनको बनाया गया था बच्चों 1 जनवरी 2020 को बनाया गया है। तो भारत के पहले रक्षा प्रमुख बने हैं जनरल बिपिन रावत, और कितनी एज तक रह सकते हैं यहाँ पे, 65 तक। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए पॉइंट नंबर 4 में समझ लीजिए, अभी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, अभी हाल ही में किन दो देशों ने, तो जिसमें जो दो देश हैं वो है भारत और पाकिस्तान, तो किन दो देशों ने परमाणु ठिकानों की सूचना आदान प्रदान की है। तो प्रश्न ये आ सकता है कि बताइए हाल ही में किन दो देशों ने परमाणु ठिकानों की सूचना आदान प्रदान किए हैं, तो भारत और पाकिस्तान ने, यानी भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु ठिकानों की सूचना एक दूसरे को क्या की बच्चों, ट्रांसफर की है। ये इस तरह से पूछ सकता है कि भारत ने किस देश के साथ में अपने परमाणु ठिकानों की सूचना को शेयर किया है, तो ऑप्शन में मान लो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, चाइना वगैरह आ जाए, तो जनरल किसके साथ में गया बच्चों, पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 5 पे। देखिए एक याद रख लीजिए, एक रेलवे का नंबर है, रेलवे ने हाल ही में एक कॉलिंग नंबर स्टार्ट किया है, फ्री टोल नंबर, कि जिससे रेलवे की जानकारी से संबंधित आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो कौन सा नंबर है, वो है बच्चों 139। ठीक है, तो ये रेलवे से रिलेटेड रेलवे ने स्टार्ट किया है। चलिए बात कर रहा हूँ 6 पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे गाइस,
6 पॉइंट पे। प्रश्न आ सकता है अभी हाल ही में किसने 6 छक्के लगाए हाल ही में। तो जो हाल ही में जिसने 6 6 लगाए हैं, 6 छक्के किसने लगाए अभी हाल ही में, लियो कार्टर ने। किसने लगाए गाइस? लियो कार्टर ने, और वो भी इंटरनेशनल T20 में। तो लियो कार्टर ने लगाए हैं किसमें बच्चों? इंटरनेशनल T20 में लगाए हैं। और इसमें लगाने वाले कौन से व्यक्ति बन गए? चौथे व्यक्ति हैं, फोर्थ। कौन से व्यक्ति हैं? फोर्थ। आपको जानकारी है बच्चे सबसे पहली बार 6 छक्के कब और किसने लगाए थे? चलिए मैं आपको कुछ चीज़ों की जानकारी बताता हूँ। यहाँ पे इस पेज को हम हटा देते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। पहली बार 6 छक्के किसने लगाए थे? नंबर 1 तो सबसे पहले लगाए थे बच्चों गैरी सोबर्स प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या था बच्चों 6 6 लगाए थे। वो भी कब लगाए थे? 31 अगस्त 1968 में लगाए थे। ठीक है, बहुत पुरानी घटना है ये। उनके बाद में क्या थे बच्चों? रवि शास्त्री, इंडियन सॉन्ग जानते हैं सभी, रवि शास्त्री। ठीक, इन्होंने लगाए थे बच्चों कब? 10 अगस्त 1985 में लगाए थे। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां से याद रख लेंगे, क्वेश्चन ये आ सकता है क्योंकि बच्चे ये भारतीय हैं कि इन्होंने किसकी बॉल पर लगाए थे, किसकी बॉल पे। तो मान लीजिए ये बॉल है, तो किसकी, जो बॉलर होगा उसका नाम था तिलक राज। जिस बॉलर की बॉल पे लगाए थे ना रवि शास्त्री ने, तिलक राज में। और वो भी क्या बच्चे? बड़ौदा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में, बड़ौदा के खिलाफ वो भी रणजी ट्रॉफी में। ठीक है गाइस, चलिए उसके बाद में तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं बच्चे, तो तीसरे नंबर पे किसने लगाए थे? देखिए तीसरे नंबर पे उनका नाम था, क्या नाम है? हर्षल गिब्स। तीसरे नंबर पे इन्होंने लगाए थे। ठीक है गाइस, लेकिन यहाँ पे क्या था ना, इन्होंने लगाए थे बच्चों, ये सारे क्या है ना, ये घरेलू मैदानों पे लगाए हुए हैं। और वो भी मतलब ये नॉर्मल अंडर-19 या रेलवे जैसी टीम्स में। जो हर्षल गिब्स थे बच्चे, इनके याद, अगर इनके बारे में अगर आप याद रखेंगे तो एक्चुअली क्या था, इन्होंने वनडे में लगाए हैं। किसमें? वनडे में लगाए, अंतर्राष्ट्रीय वनडे में, इंटरनेशनल वनडे में लगाए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय वनडे में लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी हर्षल गिब्स हैं। ज़्यादातर इन्हीं का नाम पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए, और कब लगाए थे आप? इन्होंने लगाए थे 16 मार्च। कब बच्चों? 16 मार्च 2007 में लगाए थे। अगर आपसे पूछ लिया किसकी बॉल पे लगाए थे, तो एक बॉलर था डेन वेन बंज, इसकी पे, और कहाँ का था ये? नीदरलैंड का। चलिए गई, और ये आपको पता है कहाँ के? साउथ अफ्रीका गई। तो चलिए साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है गाइस, अच्छा यहाँ से एक चीज़ सबके बारे में नहीं बता रहा हूँ, बस युवराज सिंह के बारे में समझ लेंगे। युवराज सिंह ने भी लगाए थे, कि युवराज सिंह ने कब लगाए हैं, क्योंकि युवराज सिंह का तो पता होना चाहिए। तो चलिए युवराज सिंह ने किस में लगाए थे? पहली बार तो T20 में लगाए थे, वो इंटरनेशनल T20 में लगाए थे। ठीक है, और कब लगाए थे बच्चों? तो ये लगाए थे 19 सितंबर 2007 में। वो भी किसकी बॉल पे लगाए थे बच्चों? कौन सा बॉलर था वो? स्टुअर्ट ब्रॉड। तो स्टुअर्ट ब्रॉड की बॉल पे लगाए थे। और कहाँ का है? इंग्लैंड का है बच्चों। चलिए फिलहाल तो ये नॉर्मल बात थी हमारी। ठीक है, चलिए गाइस, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। नंबर 5 पे
सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, बच्चे ईरान से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। आपने सुना होगा कि सर ईरान का क्या था बच्चों, एक वहाँ का कमांडर था जिसका नाम था कासिम सुलेमानी, ठीक है। तो उसको अमेरिका ने ड्रोन से उसको मतलब जो बगदाद के एयरपोर्ट पर उसको उड़ा दिया था वहाँ पे। तो यहाँ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। चलिए, तो पहली चीज़ तो बच्चे मैं बता रहा हूँ, ईरान की कैपिटल क्या है। तो ईरान की कैपिटल क्या है बच्चों, तेहरान, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 1, यहाँ से पहला चीज़ तो ये आएगा कि आपने जनरली पढ़ा है ईरान के रेफरेंस में कि यहाँ का एक बंदा था, क्या नाम था उसका, सर जनरल कासिम सुलेमानी, ठीक है गाइस। तो जनरल कासिम जो सुलेमानी है, तो कौन है ये, सर ईरान का जनरल था, ठीक है। और इसे क्या किया गया, 3 जनवरी, कब, 3 जनवरी 2020 में, ठीक, इसको यूएसए ने यानी कि अमेरिका ने क्या किया बच्चों, ड्रोन से उड़ाया था, ड्रोन से उड़ाया। कहाँ पे, इराक के एयरपोर्ट पे, ठीक है गाइस। अब ये था कौन बच्चों, इराक में क्या है, एक बात समझ लेंगे, इराक में एक आर्मी है जिसको हम IRGC के नाम से जानते हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड। तो ये वहां की क्या है, गार्ड कोप्स। ये वहाँ की एक टीम है जो वहाँ के टोटल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस और जितने भी आर्म्स चीज़ें उनको रेगुलेट करता है। तो इसी की बच्चों क्या थी, एक ब्रांच समझ लो। कौन सी ब्रांच थी, खुद्दस फोर्स। तो जो कुद्दस फोर्स है, ये इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप, लाइक दैट इज कुद्दस फोर्स। अब समझो सर, ईरान में क्या हो रहा है कि ईरान में देखिए, ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे क्या था, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नाम से क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी रेवोल्यूशन टाइप के वो जितने भी वहाँ पे ऑपरेशन होते हैं वो सबको कौन देखता है, ये वाला डिपार्टमेंट देखता है। लेकिन इसने क्या था, इसके छोटे छोटे मतलब टीम्स हैं, जैसे जिसमें कि एक ब्रांच कौन सी हो गई, खुद्दस फोर्स। तो जो जनरल कासिम सुलेमानी था, तो बच्चों वो इस सेना का क्या था, कमांडर था, खुद्दस फोर्स का। बात समझ में आ गई यहाँ से। और इसको क्या था, 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने क्या था, बाय ड्रोन से इसको उड़ा दिया, ठीक है। तो एक तो प्रश्न यही आ सकता है कि अमेरिका ने ईरान के किसको उड़ाया था, इसको उड़ाया था, कब उड़ाया, वो चीज़ याद रख लेंगे। क्वेश्चन आता है, जनरल कासिम जो सुलेमानी था वो ईरान के किस रेवोल्यूशनरी का मेंबर था या हेड था, तो खुद्दस फोर्स का हेड था, इस वाली फोर्स का हेड था ये, ठीक है गाइस। तो ये था, अब तो मर गया। इसके बाद में क्या गया, न्यू हेड जो चुना गया, ये पूछा जा सकता है कि जनरल कासिम सुलेमानी के बाद में खुद्दस फोर्स का नया प्रमुख किसको चुना गया है। बात समझ आ गई यहाँ से। तो इस्माइल गनी को चुना गया है, इस्माइल गनी, किसको चुना गया गाइस, इस्माइल गनी को चुना गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। अगली चीज़ें क्या है कि ईरान ने अनाउंसमेंट किया है, क्या अनाउंसमेंट किया, 2 अनाउंसमेंट किए ईरान की गवर्नमेंट ने। कहाँ की गवर्नमेंट ने, सर ईरान की गवर्नमेंट ने 2 अनाउंसमेंट किए हैं। पहला अनाउंसमेंट तो ये किया, इसने अमेरिका की सेना को आतंकवादी घोषित किया है, आतंकवादी सेना। आज से प्रश्न आएगा, ईरान ने किस देश की सेना को आतंकवादी सेना घोषित किया, तो सर ईरान की सरकार ने अमेरिका की सेना को आतंकवादी घोषित किया। क्या बात समझ में आ गई। चलिए, एक तो आतंकवादी घोषित कर दिया गया। दूसरा, ईरान ने क्या अनाउंसमेंट किया, ईरान की सरकार ने बच्चों अनाउंसमेंट किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच में 2015 में एक समझौता हुआ था परमाणु। तो 2015 के परमाणु समझौते का पालन नहीं करेगा। ये समझौता किस किस के बीच में हुआ था, ईरान और
अमेरिका के बीच में। तो ईरान ने ये कहा है कि सब 2015 में जो हमारा आपके साथ में परमाणु समझौता हुआ था उस समझौते की हम कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? और दूसरा क्या था, ईरान ने अमेरिका की सेना को आतंकवादी सेना घोषित किया। एक पॉइंट और है, यहाँ से बड़ा लेटेस्ट पॉइंट है। पॉइंट यहाँ से ये है बच्चों, यहाँ की क्या है, एक लड़की है जो ओलंपिक पद विजेता है जिसका नाम है कीमिया अलीजादेह। जो कीमिया अलीजादेह है ये कहाँ की रहने वाली है? ईरान की रहने वाली। और हैं कौन बच्चों ये वहाँ की? ये ओलंपिक पदक विजेता हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है बच्चों, इन्होंने ईरान को छोड़ने का फैसला किया, ईरान को छोड़ने की घोषणा की है इन्होंने। तो आपसे पूछा जाएगा, हाल ही में ईरान की किस ओलंपिक पदक विजेता ने ईरान को छोड़ने की घोषणा की है? तो वो कीमिया अलीजादेह ने किया है। बात समझ में आ गई यहाँ से? तो ये ईरान से रिलेटेड जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे केवल ये एग्जाम ओरिएंटेड हैं, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। कितने पॉइंट हो गए थे हमारे यहाँ पे? 5। पॉइंट नंबर 6 पे पूछे, एक चीज़ समझा रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे एक नॉर्मल सा पॉइंट है। पी मंगेश चंद्रन ने को क्या बताया इन्होंने? हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब तो आपसे ये पूछा जा सकता है, हाल ही में किसने हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है? ये महेश चंद्रन ने जीता है। ठीक है गाइस, यानी कि हाल ही में हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बच्चे वो कौन है? पी मंगेश शतरंज है। ठीक, चलो पॉइंट नंबर 7 क्वेश्चन आ जाएगा अभी आपसे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को, क्या पूछा गया था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को, कितने राज्यों को 5,908 करोड़ रुपए की धनराशि दी है, सहायक धनराशि दी है। तो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को इतने करोड़ की धनराशि की मदद की है? तो 7 राज्यों को मदद की है। बात समझ में आ गई यहाँ से? चलिए, अगर कोई पीसीएस आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो इन राज्यों का नाम भी याद रख लेगा। नंबर 8 में पॉइंट बस समझ लीजिए, रविंद्रनाथ महतो इत्या बनाया। रविंद्रनाथ महतो को क्या किया गया बच्चों? झारखंड का, कहाँ का? झारखंड की जो विधानसभा है, इस विधानसभा का क्या बनाया गया बच्चों? अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि हाल ही में किससे झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है बच्चों? तो रविंद्रनाथ महतो को चुना गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए पॉइंट नंबर 9 पे बात करते हैं। ICAR से रिलेटेड करंट अफेयर में एक पॉइंट से, पहले इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ICAR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है गाइस, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? इसको हिंदी हो जाएगी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारतीय कृषि जो अनुसंधान है, ठीक है बच्चों, इसके बारे में समझ लो। इसका जो
महानिदेशक है, डायरेक्टर है, मैं हेड लिख दूं आप वहां पे, जबकि क्या आता है महानिदेशक, या इसका हेड कौन है बच्चों? त्रिलोचन, त्रिलोचन मोहपात्रा, मोहपात्रा, ये तो हो गए इसके हेड। बात समझ में आ गई यहाँ से? किसके हेड है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के। ठीक है इस अब प्रश्न यहाँ से ये है कि जो इसने क्या काम किया भारतीय कृषि परिषद ने। अच्छा, आपको पता है इसकी स्थापना कब हुई थी इस बोर्ड की? अगर इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो इस बोर्ड की बच्चों स्थापना हुई थी कब? 16 जुलाई 1929 को। ठीक है, और आपसे जनरल एक क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभी, इसका हेडक्वार्टर बता दीजिए कहाँ पर है, तो बच्चों वो न्यू दिल्ली है। ठीक है गाइस, पता है जिस टाइम पे इस टाइम जब बना था उस टाइम पे जो उसका नाम हुआ करता था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये नाम था उसका उस टाइम पे। कब था ये वाला नाम? 1929 के टाइम पर। बस समझ आ गई यहाँ से? चलिए, तो करंट अफेयर का क्या क्वेश्चन है वो समझ लीजिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन बच्चों यहाँ से ये है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस राज्य में किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना करने की घोषणा की है? तो बच्चों इसने क्या है, इसने अनाउंसमेंट किया है। क्या अनाउंसमेंट किया वो समझिए, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है किसान नवोन्मेष मतलब इनोवेशन कोष की स्थापना कहां पर की जाएगी बच्चों? स्थापना की जाएगी न्यू दिल्ली। सर समझ में नहीं आया तो बच्चों याद रख लो, सर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है, इसकी स्थापना तो यहाँ पर हुई थी। वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो ये हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यहाँ पर है। प्राचीन इसका नाम ये था। अभी हाल ही में इस मंत्रालय ने क्या किया बच्चों? इस मंत्रालय ने अनाउंसमेंट किया कि ये दिल्ली में किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और देखिए, एक पॉइंट है यहाँ पे, यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार। यूके चिल्ड्रन बुक जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो बच्चों ये दिया गया है जसविंदर। किसे दिया गया? जसविंदर बिलन को। ठीक है गाइस, अब किसने दिया होगा? यूके गवर्नमेंट ने दिया बच्चों। यूके गवर्नमेंट ने, किसके द्वारा बच्चों? ये यूके गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब मुख्य क्यों है? इसलिए क्योंकि जसविंदर जो लिवन है ना, जो बिलान है, एक्चुअली ना भारतीय मूल की लेखिका है। ये कौन है? ये भारतीय मूल की लेखिका है। भारतीय मूल की लेखिका, इसीलिए थोड़ा सा फेमस है, मतलब अहम हो जाता है। तो प्रश्न कैसा आ सकता है यहाँ से? तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, किस भारतीय मूल की लेखिका को यूके गवर्नमेंट ने चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो जसविंदर बिलान को किया है। ठीक है गाइस, बांग्लादेश एक्चुअली क्या है, बांग्लादेश ने क्या किया वो समझते हैं। बांग्लादेश ने भी हाल ही में बच्चों तटीय इलाकों में, कहाँ पर? बांग्लादेश ने अपने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया। बात समझ में आ गई? यहाँ से आपसे क्या पूछा जाएगा, हाल ही में किस देश ने अपने तटीय क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? तो कौन सा देश है बच्चों? वो है बांग्लादेश। बात समझ में आ गई? सर हाल ही में किस देश ने अपने तटीय क्षेत्रों में या इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? तो दैट नेम इज बांग्लादेश ने लगाया है। क्या बात समझ में आ गई? सर सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब ये है वह प्लास्टिक जिसको हम एक बार यूज करें, जिसका क्या करते हो बच्चों? जिसका
एक बार यूज होता हो, जैसे इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम इसको ये भी कह सकते हैं डिस्पोजेबल प्लास्टिक। जैसे पानी पीने के जो प्लास्टिक के गिलास नहीं आते, एक बार पानी पिया और फेंक दिया, तो ऐसा प्लास्टिक जिसका एक बार यूज करके दोबारा हम यूज ना करते हैं उनको कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। अब सिंगल यूज प्लास्टिक से ज़्यादा पोल्यूशन होगा। आप कई बार देखते हैं कि मान लीजिए कहीं पर जहाँ पर पानी पिलाया जाता है उसके प्लास्टिक के गिलासों में, तो कोई भी व्यक्ति अगर वो 3 बार पानी पी रहा है तो वो कोशिश क्या होता है कि एक बार में एक गिलास से पानी पीगा, उसको फेंक देगा, दूसरा लेगा। इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा प्लास्टिक का मतलब लोग यूज़ कर रहे हैं और वो कहाँ जाएगा, मिट्टी में जाएगा। मिट्टी से क्या होगा, पोल्यूशन होगा, दैट इज। तो इसीलिए क्या था, बांग्लादेश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर क्या लगा दिया बच्चों, प्रतिबंध। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इस पर अलग अलग वो काम किए हैं। चलिए बताइए बांग्लादेश की राजधानी क्या है बच्चों, पता है आपको? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है बच्चों, ढाका। अच्छा पूछ लिया जाए बांग्लादेश की जो राजधानी है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो बच्चों बूढ़ी गंगा नदी पर। कहाँ, किस पे, बूढ़ी गंगा। तो आपने 2 चीजें और सीख ली। आपको पता है आपका ढाका को किस नाम से जाना जाता है, नोन एज, ढाका को कहा जाता है बच्चों मस्जिदों का शहर। मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है किसी, ढाका को। आपको पता है इस टाइम पे वर्तमान में बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। ठीक है गाइस। अच्छा ये आपको जैसे एक चीज यहाँ पे देखो, ये था आपका समझ, ये तो है बच्चों इंडिया और ये है आपका बंगाल, वो भी किससे पहले का, 1947 से पहले का। ठीक है गाइस। तो आप क्या देखते हैं, आज हम क्या बोलते हैं कि भारत में एक जगह है जिसको हम बोला जाता है पश्चिम बंगाल। क्या बोलते हैं इसको हम, जबकि इधर ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। ठीक है। तो अब देखो पश्चिम जो बंगाल है वो है तो पूरब में, लेकिन हम बोलते क्या हैं, पश्चिम बंगाल बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन हुआ था कब, 1947 में। बंगाल का विभाजन कब, 1947 में जब विभाजन हुआ तो बंगाल, आपका बंगाल 2 भागों में डिवाइड हुआ था। ईस्ट बंगाल यानी कि पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो ये वाला जो पूर्वी बंगाल था ना, इसी पूर्वी बंगाल को कहा जाता है पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि ये किसको मिला था बच्चों, ये वाला हिस्सा मिला था पाकिस्तान को और ये वाला हिस्सा मिल गया भारत को, दैट्स वाई। तो ये हो गया इधर का पूर्वी बंगाल और ये हो गया इधर वाला पश्चिम बंगाल, तो इस वजह से तो इसको कहा जाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, अर्थात ये भी पाकिस्तान के अंडर में था। तो इसको पाकिस्तान से जो फ्रीडम मिली है, ये पूछ सकते हैं आपसे, कब मिली बताइए जरा कोई भी। तो जब पाकिस्तान से जो फ्रीडम मिली थी तो उसका अनाउंसमेंट जो किया गया था कि हाँ भाई आज हम आज़ाद हो गए, तो अनाउंसमेंट अगर घोषणा की बात करते हैं तो 26 मार्च, कब की बात है, 26 मार्च, वो भी 1971। यानी कि 1971 में क्या होता है बच्चों, जो पूर्वी पाकिस्तान था, इसी पूर्वी पाकिस्तान से फ्रीडम होकर बन जाता है इसका बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, 26 मार्च 1947 को। लेकिन बांग्लादेश क्या करता है बच्चों, जो अपना वो विजय दिवस मनाता है, विजय दिवस वो कब होता है बच्चों, वो होता है 16 दिसंबर 1971 को। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए गाइस, तो ये किसके रेफरेंस में था बच्चों, ये बांग्लादेश के रेफरेंस में था। चलिए पॉइंट नंबर अब बात करते हैं किस पे, हम 12 पे। अगर 12 नंबर पॉइंट पे मैं बात करूं तो आप एक नॉर्मल चीज समझ लीजिए, अभी हाल ही में क्या होता है बच्चों, VSCIC, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, विक्रम साराभाई बाल
नवोन्मेष केंद्र, देखो वो उसका अलग वाला था, ठीक है, केंद्र। तो प्रश्न क्या है वो समझ लेंगे। तो हाल ही में, प्रश्न क्या है बच्चों, हाल ही में किस राज्य में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र स्थापित हुआ है? तो ये कहाँ, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? तो जिसकी स्थापना हुई है कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर बना है? गुजरात में बच्चों, ठीक है। आपको पता है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? ये कमेंट करके बताएं आप, ठीक है। अच्छा सर इसमें होता है क्या ये आपका नवोन्मेष का मतलब क्या होता है बच्चों? नवोन्मेष का मतलब यहाँ पे है इनोवेशन, ठीक। एक्चुअली ये इसका माध्यम ये है कि ये क्या चाहते हैं कि जिससे चिल्ड्रंस के आइडियाज़ एंड इनोवेशन को प्रमोट करना। बात समझ में गई गाइस? इसका मेन मकसद क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई बच्चे, तो जनवरी 2020 में इसकी स्थापना को शुरू किया गया। और जो विक्रम साराभाई हैं ये कौन है बच्चों? ये आपने पढ़ा ही होगा, अंतरिक्ष स्पेस से रिलेटेड है, भारतीय साइंटिस्ट हैं ये। चलिए, और इनका जन्म भी कहाँ हुआ था विक्रम साराभाई का? अगर जन्म पूछ ले तो जी विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था 12 अगस्त 1999 में, वो भी अहमदाबाद में, अहमदाबाद आरजे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन आ जाए कि विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र कहाँ पर स्थापित हो रहा है बच्चों? गुजरात में। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हमारा नासा से रिलेटेड। किससे? नासा। पहले तो आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है गाइस। ये हो गई किसकी? नासा की फुल फॉर्म। नासा की स्थापना पता कब हुई थी? फॉर्म्ड। फॉर्म्ड का मतलब क्या है? स्थापना। साहब नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। और आपको पता है नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है गाइस? सर हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। अब करंट का क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। करंट का क्वेश्चन ये है बच्चों, नासा की एक सैटेलाइट है। क्या है? सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब उपग्रह। तो नासा का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है TESS। ये नासा का एक सैटेलाइट है, ठीक है गाइस। इसी सैटेलाइट ने क्या बच्चे खोज की है? क्या की है? हाल ही में एक खोज की है। किसकी खोज की है वो समझ लीजिए। TOI, क्या लिखा मैंने? TOI 700D ग्रह की। मतलब सर नासा के उपग्रह TESS ने हाल ही में क्या हुआ बच्चों? TOI 700D नामक एक प्लेनेट, एक ग्रह की खोज की है। कहा जाता है कि बच्चों ये जो ग्रह ना पृथ्वी के आकार का है, पहली बात। दूसरी चीज कहा जाता है बच्चों यहाँ पे जीवन क्या है? संभव है। जीवन संभव, पॉसिबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा अहम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक नॉर्मल याद रख लो, सरबजीत कौर। पहली चीज समझ लो, सरबजीत कौर पे क्या कर दिया गया बच्चों? 4 साल का प्रतिबंध लगा इन पे। क्या लगाया गया है? सरबजीत कौर पे 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया। अब सरबजीत कौर पहली बात है कहाँ की? ये पंजाब की रहने वाली है। कहाँ की? ये पंजाब की है। फर्स्ट थिंग्स, कौन है ये? ये आपका वेट लिफ्टर है। क्या है बच्चों? वेट लिफ्टर। हिंदी में वेट लिफ्टर को क्या बोलते हैं? भारोत्तोलक हैं ये। तो ये एक वेट लिफ्टर है, ठीक है। कौन है वेट लिफ्टर? आपका सरबजीत कौर। तो सरबजीत कौर पर क्या था बच्चों? प्रतिबंध लगा दिया। किसने लगाया है वो देख लेंगे। जो प्रतिबंध लगाया बच्चों नाडा ने। प्रतिबंध किसने लगाया है? नाडा ने लगाया है। नाडा क्या होता है वो जान लेंगे। NADA, नाडा की फुल फॉर्म होती है
नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, हिंदी में कहेंगे तो हम इसको राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी। तो देखिए राष्ट्रीय एंटी डोपिंग जो एजेंसी है, जो नाडा है, तो नाडा ने क्या काम किया बच्चों, सरबजीत कौर पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। क्यों प्रतिबंध लगाया बच्चों, इन्होंने क्या था, जैसे 72 भार में ये खेल रही थी वेट लिफ्टर, ठीक है, तो वो जो इनकी मतलब जो इतना भी था, तो इन्होंने कुछ रूल्स ब्रेक किए थे। और ऐसा होता है जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपके अंदर 60 किलो है, तो कई बार ऐसा होता है ना, वर्ग 60 किलो वर्ग से आप खेलेंगे, आप 15 किलो वर्ग से, आप 55 किलो से, 65 से, तो 72 से खेलना था, और उनके अंदर जो वेट इक्वलिटी थी ना, वो डिफरेंस थी, दैट्स वाई उन पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। तो प्रश्न ये आ सकता है, हाल ही में किस वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया, सरबजीत कौर पर लगाया, किसके द्वारा लगाया गया था, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा लगाया गया। कितने समय के लिए, 4 साल, या फिर नाडा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। और सरबजीत कौर जिन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया, ये मतलब किस खेल से संबंधित है, ये वेट लिफ्टर है। ये प्रश्न आ सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखो बच्चों कि सामिया जो नसीम है, ये गोरखपुर की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? ये गोरखपुर की रहने वाली हैं। और इनको क्या किया गया बच्चों, शिकागो में, कहाँ पे, शिकागो में जज नियुक्त किया गया। शिकागो में इनको क्या नियुक्त किया गया बच्चों, जज नियुक्त किया। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में किस भारतीय महिला को शिकागो में, भारतीय मूल की महिला को शिकागो में जज नियुक्त किया गया है, और वो कौन है, वो सामिया नसीम है। इसीलिए थोड़ा सा अहम है। बात समझ में आ गई? यहाँ से एक पॉइंट और आ सकता है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए 2020 का पहला चंद्र ग्रहण, कि 2020 का पहला चंद्र ग्रहण कब हुआ था, तो वो 10 जनवरी को हुआ था। 10 जनवरी 2020 को हुआ था। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को अगर हमने समझना है बच्चे, तो एक योजना के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। योजना है उम्मा योजना। कौन सी योजना है? उम्मा योजना। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्मा योजना को शुरू किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्मा योजना को शुरू किया? तो बच्चों आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में किस राज्य में उम्मा योजना शुरू हुई? तो आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। अब आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है गाइस? तो वो हैं वाई.एस. गनमोहन रेड्डी। गनमोहन रेड्डी कि वाई.एस. गनमोहन रेड्डी कौन है बच्चों? ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इस योजना का जो मूल नाम है या पूरा नाम, फुल नेम अगर आ जाए तो फुल नाम इसका जगन्ना अम्मा बोडी। क्या नाम है? जगन्ना अम्मा बोडी, जिसको हम अम्मा योजना के नाम से भी जानते हैं। अब इस योजना के माध्यम से क्या होने वाला, क्या फेमस चीजें वो समझते हैं बच्चों। इस योजना के माध्यम से कक्षा 1, कौन सी कक्षा से बात कर रहा हूं मैं? कक्षा 1 से लेके 10 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो याद रखेंगे सर, आंध्र प्रदेश में कक्षा 1 से 10 तक के जो स्टूडेंट्स होंगे, इन स्टूडेंट्सों की जो मदर हैं, माँ, छात्रों की जो माँ होंगी, उन छात्रों की माँओं के अकाउंट में, उन छात्रों की माँओं के
अकाउंट में क्या होगा बच्चों, 15,000 रुपये डाले जाएंगे इस योजना के तहत। क्या ये बात समझ में आ गई? और टोटल कितनी मदर्स को लिस्टेड किया गया इसमें, 43 लाख, यानी कि इतनी मदर्स हैं। तो एक बार फिर से समझ लेंगे, जगन्ना अम्मा बोडी जो योजना, इसके माध्यम से आंध्र प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 10 तक के छात्रों की माओ के अकाउंट में 15,000 रुपये डाले जाएंगे। बात समझ में आ गई यहाँ से? ऐसा क्यों किया गया एक्चुअली बच्चे, यहाँ से इसलिए किया गया है कि इनका पर्पस क्या है बच्चे। अगर मैं उद्देश्य पे बात करूँ, उद्देश्य तो वो आंध्र प्रदेश में क्या चाहते हैं, आंध्र प्रदेश में बच्चों 100% एजुकेशन को लागू करना। तो वो अपनी साक्षरता दर कितनी करना चाहते हैं, 100% करना चाहते हैं। अब देखो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो प्रश्न ये आ सकता है आपसे कि आंध्र प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो बच्चों आंध्र प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, आदिमूलप सुरेश, ये आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। चलिए एक चीज, एक मूवी पे बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एक मूवी है, मूवी का नाम है शाबाश। मूवी का क्या नाम है बच्चों, शाबाश मिट्ठू। सभी ने सुना होगा, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने, कि शाबाश जो मिट्ठू है एक्चुअली ये किसकी बायोपिक पर बन रही है। शाबाश मिट्ठू मूवी किसकी बायोपिक है, तो मिताली राज। तो किसकी बायोपिक है बच्चों, मिताली राज की बायोपिक, मिताली राज की बायोपिक। तो यहां से याद रख लेंगे गाइस कि जो शाबाश मिट्ठू है ये किसकी, मिताली राज की बायोपिक है। अब बात है कि जो ये मूवी है, इस मूवी के डायरेक्टर्स पूछा जा सकता है आपसे, इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, यानी कि निर्देशक, डायरेक्टर समझ लीजिए। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, इनका नाम भी पूछा जा सकता है, राहुल ढोलकिया, राहुल ढोलकिया। तो राहुल ढोलकिया ने, मतलब ये इसके डायरेक्टर हो गए। प्रश्न आ जाएगा यहाँ से कि इस मूवी में मिताली राज का जो रोल है ये किसने प्ले किया, तापसी पन्नू। किसने किया है, तापसी पन्नू ने। अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि मिताली राज एक्चुअली है कौन। तो महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है ये। कौन है बच्चों, महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है ये, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। और एक चीज और याद रख लेंगे बच्चे, ये जो है मिताली जो राज है, मिताली राज के बारे में समझ लो बच्चों। मिताली राज टेस्ट क्रिकेट में, किसमें, टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 200 रन प्लस बनाए हैं, यानी कि दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला है। कौन है बच्चों ये, दोहरा शतक बनाने वाली, प्रथम बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। बात समझ में आ गई यहाँ से? और याद रखेंगे इन्होंने T20 में 2000 से भी ज़्यादा रन बनाए हैं। कितना? और याद रख लीजिए कि वनडे में, किसमें बच्चों, वनडे में इन्होंने 6000 से भी ज़्यादा रन बनाए हैं। बात समझ में आ गई यहाँ से? और आपको याद होगा बच्चे, ये जो मूवी है, अगर आपसे पूछे ये रिलीज़ कब होगी, अब ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई है, तो ये मूवी रिलीज़ होगी आपका 5 फरवरी। कब? 5 फरवरी 2021 को ये मूवी रिलीज़ होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं गाइस। तब तक के लिए आप इन सबको पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। 1 2 3 4 5 6 7